बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। इनमें एक तो ये है कि इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। 8 महीने इमरान खान साहब के वकला ने कोशिश की उनका केस लग जाए। ये एक्चुअली एक केस नहीं है, 2 केसेस हैं इमरान खान साहब के, जो दोनों ही नहीं लगने दिए जा रहे और दोनों में टेक्निकली इमरान खान साहब को परेशान किया जा रहा है। एक तो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस है जिसमें इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला दिया गया था, क्योंकि अडियाला जेल में जो भी अदालत लगती है, जो भी जज आता है, उसको मजबूर किया जाता है कि वो इमरान खान के खिलाफ फैसला दे। तो वो पहले भी फैसले खिलाफ आते रहे, अब भी आइंदा खिलाफ ही आएंगे ऐसा लगता है। बहरहाल इमरान खान साहब के खिलाफ जो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस आया था वो उसमें जमानत करवाना चाह रहे थे, क्योंकि उसी एक केस में इमरान खान साहब गुज़िश्ता कई महीनों से गिरफ्तार हैं। अगर वो जमानत हो जाती तो 8 महीने तक उसको लटकाया गया मामले को, और 8 महीने तक लटकाने के बाद पीटीआई ने बहुत कोशिश की, उनके वकला ने बहुत कोशिश की, तो अब आज के दिन में वो केस लगा हुआ है। आज के दिन तक इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है जेल के अंदर वो सिर्फ एक मुकदमे में है और वो यही मुकदमा है। अगर आज इमरान खान साहब को बेल मिल जाए तो वो एक आज़ाद आदमी है, वो बाहर आ सकते हैं। लेकिन जो पैटर्न है वो ये बता रहा है कि जैसे ही इमरान खान साहब का एक केस खत्म होने लगता है तो पहले दूसरे में सजा दिलवाई जाती है, फिर पहले वाला केस खत्म किया जाता है। तो अब सजा किसमें दिलवानी है? वो एक मुकदमा बहुत तेजी से चलाया जा रहा है अदालत में, और जो मुकदमा अदालत में तेजी से चलाया जा रहा है वो तोशाखाना 2 है। तोशाखाना के साथ 2 क्यों लगता है, जरा कभी आपने ये सोचा है? मामला ये है कि ये इमरान खान साहब पे तोशाखाना के हवाले से पहले 2 मुकदमा पहले चलाए जा चुके हैं। अब ये एक और मुकदमा है जो इमरान खान साहब के ऊपर तोशाखाना के हवाले से चलाया जा रहा है। यानी एक ही नौयत का मुकदमा है, उसको अलग अलग करके अलग अलग अदालतों में लगा के अलग अलग सजाएं दिलवाई जा रही हैं ताकि मैक्सिमम टाइम इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखा जा सके। इमरान खान साहब ने इसमें भी एक अपील दायर की हुई है कि जनाब ये रोका जाए ट्रायल, और ये ट्रायल नहीं हो सकता। बरीयत की इमरान खान साहब ने दरखास्त दी हुई है, लेकिन वो भी केस नहीं लग रहा। अच्छा, वो केस ना लगने के पीछे भी एक लंबी कहानी है जो काफी अरसे से चल रही है। जरा थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता देता हूं। साकिब बशीर साहब ने उसको बड़ा अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया है। बड़े सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, जिन लोगों से मैं कोर्ट के मामला सीखता हूं उनमें एक साकिब बशीर साहब भी हैं, बड़े मेहरबान हैं। मैं कभी कभी फ़ोन कर लेता हूं, उनकी मेहरबानी, वो चीज़ें बता देते हैं। वो ये कहते हैं, और उनके लिए भी हैरान कुन है, वो कहते हैं ये भी एक क्लासिकल केस है जिसमें तोशाखाना 2 केस ट्रायल के शुरू में ही एक बरीयत की दरखास्त इमरान खान साहब की जानिब से इस साल 15 जनवरी के लगभग दायर हो गई थी। आज 24 सितंबर तक 0 पर यह केस खड़ा है। यानी 24 सितंबर हो गया, 15 जनवरी से लेकर लगभग 9 माह हो गए हैं और इमरान खान साहब का केस नहीं लग रहा। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज सुन रहे हैं ये केस, और किस्सा कुछ ऐसे हुआ कि ये केस लगा था सबसे पहले मियां गुल हसन औरंगजेब के सामने। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो एतराज है वो खत्म किए जाएं। तो 20 जनवरी को ये जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज एडिशनल जज बन गए। फिर एतराज जब खत्म हुए तो ये केस जाना तो वापस चाहिए था उसी जज के पास जिसके पास पहले लगा हुआ था, क्योंकि उन्होंने तो कहा था एतराज खत्म करवा ले और वापस यहीं पे ले एतराज खत्म करके। लेकिन हुआ यह कि जब केस के एतराज खत्म हुए तो ये केस बजाय इसके कि लगता जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के पास, ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, जो नए जज आए थे, कच्चे जज यानी एडिशनल जज, उनके सामने 23 जनवरी को ये केस लगा दिया, और तब से लेकर अब तक ये केस सुना ही नहीं जा रहा। अब ये मामला, मैं और भी इसमें बहुत सारी चीजें बता सकता हूं लेकिन इसको यहां रोक लें। तो ये केस इसलिए नहीं सुना जा रहा कि वहां पे भी इमरान खान साहब तोशाखाना 2 में फारिग होते हैं, और यहां इमरान खान साहब जो हैं वो अलकादर में भी फारिग होते हैं। तो अगर ये 2 केस उड़ जाते हैं तो इमरान खान साहब को फिर अंदर रखना सिर्फ 9 मई का कोई मुकदमा बना के मुमकिन होगा, और 9 मई के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले ही कह चुकी है कि इमरान खान तो गिरफ्तार थे, अंदर थे, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर कहा कि ये जो कुछ भी हुआ बाहर, ये अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने उसके ऊपर अफसोस का इजहार किया इमरान खान साहब ने, और ये उस रिएक्शन के नतीजे में हुआ जो इलीगल एक्शन किया गया था रेंजर्स की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये है टोटल कहानी। अब आज अदालत में क्या होने जा रहा है जाकर देख लेते हैं। 11:30 बजे अदालत में पहुंचेंगे सब लोग, कोर्ट रूम नंबर 1 में, जहां चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर लोग ये सुनेंगे। इमरान खान साहब ने इसी चीफ जस्टिस के बारे में कहा कि इन्हें 3rd अंपायर बनाना चाहिए। अगर पाकिस्तान ने मैच जीतना है तो आसिम मुनीर को और मोहसिन नकवी को ओपनर भेजो, कादी फायद ईसा को और सिकंदर सुल्तान राजा को अंपायर बनाओ, और 3rd अंपायर लगाओ जस्टिस डोगर को।
जो केस ही नहीं लगने देते। भारत देखते हैं इमरान खान साहब की अपील में आज अदालत में क्या होता है। बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली वहां पहुंचे, इसका बंदोबस्त किया जा रहा है। देखते हैं कौन पहुंचता है कौन नहीं पहुंचता। दूसरी नाजरीन बड़ी खबर आज की एक और है, तो ये खबर जरा आप देखिए। ये एक होने जा रही है गोल मेज कॉन्फ्रेंस वकला की। ये 2 साल पहले भी हुई थी। गालिबन ये उस वक्त हुई थी जब मैं या तो ISI की कैद में था या मैं नया नया बाहर आया था, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है इसके बारे में। मैं खबरें नहीं भूलता, मुझे 15 साल पुरानी खबर भी याद होती है। लेकिन ये खबर अगर मेरी नज़र से नहीं गुजरी तो इसका मतलब ये है कि या तो मैं उस वक्त ISI की कैद में था, या ये उस वक्त हुई या उसके बाद उस वक्त हुई जब मैं खबरें नहीं देख रहा था, मुझे आइडिया नहीं था, मैं बीमार था। तो नाज़रीन 26वीं आईनी तरमीम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आइन और कानून की पामाली, अदलिया के वकार की धज्जियां बखेरने की साजिश और आज़ाद अदलिया का गला घोंटने की जो कोशिशें हो रही हैं उनके खिलाफ वकला की एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब इस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन है ज़रा ये नाम आप देख लीजिए। सरदार लतीफ़ खोसा, एतजाज़ एहसन, हामिद खान, पूरी तहरीक इन्होंने चलाई थी। ये साबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर एतजाज़ एहसन भी हैं। इसके बाद अली अहमद कुर्द, ये भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं। मुनीर मलिक, ये भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं। फिर बैरिस्टर अली जफ़र, ये भी इसी ओहदे पर रह चुके हैं माजी में। और काजी अनवर, ये भी साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रह चुके हैं। ये बड़े सीनियर वकला हैं। इनमें से 6 ऐसे हैं जो साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और लतीफ़ खोसा साहब साबिक गवर्नर भी हैं, और आप उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, वो बहुत सारे ओहदों पे काम कर चुके हैं। तो ये तो है चंद सीनियर वकला। बाकी जो वकला हैं वो आपको वहां नजर आ जाएंगे। तो ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इस्लामाबाद में आज के दिन में, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये जारी रहेगी। 6 घंटे ये वकला बैठेंगे और वहां से कोई लायामल लेकर निकलेंगे। शाम को जो इनकी प्रेस ब्रीफिंग है उस पर मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्या फैसले किए और मामला किस तरफ जाएगा। बहरहाल ये इस्लामाबाद में होने जा रही है। अब इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या निकलता है। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट भी है, वो स्टेटमेंट चले बाद में आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले आप ये देखें कि पाकिस्तानी जो है ना वो अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने बिछे हुए हैं। पाकिस्तानी हुक्मरान शहबाज शरीफ साहब के बारे में, यानी वो किसी के साथ हाथ मिलाते हैं ना तो फौरन दोनों हाथों से हाथ पकड़ लेते हैं और मुस्कुराते हैं। एक उजलत का शिकार है, एक ऐसा लगता है कि हड़बौंग मची हुई है, और एक बहुत ऐसा लगता है शहबाज शरीफ साहब उसको खाना चाह रहे हैं या अपने अंदर समोना चाह रहे हैं उस आदमी को। हर आदमी के फैन बन जाते हैं जाके। एथोपिया का कोई सरबराह मुमलिकत मिल जाए तो उसके साथ, रवांडा से मिल जाए उसके साथ, नाइजीरिया से मिल जाए उसके साथ, किसी छोटे मोटे सेंट्रल एशिया का मुल्क का मिल जाए उसके साथ, नेपाली, श्रीलंकन, कोई भी। ये शहबाज शरीफ साहब एक अजीबोगरीब किस्म के फोबिया का शिकार है। इनके अंदर बिल्कुल ठहराव और एतमाद नहीं है जो हुक्मरान के अंदर होना चाहिए। और मजे की बात यह है कि टाउटों की ड्यूटी लगाई गई है कि जैसे ही शहबाज शरीफ किसी के साथ हाथ मिलाए आपने रोला डाल देना, लो जी मुल्क की इज्जत होगी, मुल्क की इज्जत होगी, मुल्क की इज्जत होगी। भाई क्या पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास एटमी कुव्वत एक सलाहियत है, पाकिस्तान के पास दुनिया में बेहतरीन, पाकिस्तान के पास एसेट्स मौजूद हैं, वसाइल बहुत ज्यादा हैं पाकिस्तान के पास, दुनिया की एक ताकतवर फौज पाकिस्तान के पास है, नौजवानों की एक बहुत बड़ी आबादी पाकिस्तान के पास है। 25 करोड़ आबादी का मुल्क है ये, जो इतना तगड़ा, इतना बड़ा मुल्क जिसके पास बेहतरीन बंदरगाहें हैं, दुनिया का बुलंद तरीन चोटियों का सिलसिला पाकिस्तान के पास है, ग्लेशियर से लेकर डेजर्ट तक हर चीज आपके पास है, शानदार दरिया इस मुल्क के अंदर बहते हैं, बेहतरीन कल्चर है इस मुल्क का। क्या उस वजीर आजम या उस मुल्क के वजीर आजम की इतनी औकात है, या उस मुल्क की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि किसी और मुल्क का वजीर आजम या सदर, जिस मुल्क की हैसियत पाकिस्तान से बहुत कम है, वो सिर्फ हाथ मिला ले? तो जनाब उसने हाथ मिला लिया, पाकिस्तान की बहुत इज्जत अफजाई हो गई। भाई हाथ तो कोई भी किसी से मिला सकता है। क्या हमारा वजीर आजम इस लेवल पे लाया जा चुका है? जब आप जाली फार्म 47 पे होंगे ना तो फिर यही चीजें आपके साथ होंगी। पाकिस्तान में इज्जत देता कोई नहीं है, बाहर लोगों को जबरदस्ती मिलते फिरते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तानी एक ही बात बार बार बता रहे हैं कि सर हमने आपका नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए दिया, सर हमने देखें आपका नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए दिया, हमें लगता है कि आपसे ज्यादा हकदार कोई नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो है वो गेम उठाई जा रही है। बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है वो ये कहा जाता है कि जनाब आपसे बेहतर कोई नहीं है, और बड़े पॉजिटिव जेस्चर्स वहां दिए जाते हैं, मीठे मीठे मुंह बनाए जाते हैं उनके सामने, और ऐसा शो किया जाता है कैमरे में जैसे कोई
सालों पुरानी दोस्ती है। हालांकि मुझे नहीं लगता ट्रंप को इनका नाम भी याद होगा। ट्रंप को तो जिसके साथ बैठ के खाना खाया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनका नाम याद नहीं था। उसने एक जर्नल कह के मुखातिब किया, तो उसने ये भी नहीं बताया कि कौन सा जर्नल, क्या, किस तरह, वो कोई नहीं, नाम भी नहीं पता था उसको। तो अब नाज़रीन आप इस बात पे आ जाएं कि हमें इज्जत कितनी मिल रही है। ये जरा तस्वीर आप देखें, ये मुसलमान मुल्कों के साथ डोनाल्ड ट्रंप बैठा है सामने, डोनाल्ड ट्रंप के साथ दीगर मुल्कों के रहनुमा बैठे हुए हैं। ये आपको तैयब उर्दगान भी नजर आ रहे हैं। यहां शहबाज शरीफ साहब को एंड में लाके बिठाया हुआ है और शहबाज शरीफ साहब के बाद जो सरबराह मुमलिकत है उनकी लाइन खत्म हो जाती है। यानी सरबराह मुमलिकत के झुरमट में जो डोनाल्ड ट्रंप बैठा, तो जो आखिरी आदमी बैठा नजर आ रहा है ना सरबराह मुमलिकत के तौर पर, वो आपका वजीर आजम है शहबाज शरीफ, सबसे दूर बैठाया। और उसके बाद वजीर खारजा की लाइन आ जाती है। यानी शहबाज शरीफ के बाद सऊदी वजीर खारजा है। अब अगर मियां साहब का बस चलता तो ये सऊदी वजीर खारजा को अपनी जगह पे बैठा के एक बंदा और उधर बैठ जाते, इनका बस चलता तो। क्योंकि ये सऊदीज को, बाकी लोगों को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन अपना भी एक डेकोरम होता है। तो अमेरिकन को पता है किसको कहां बैठाना है, और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कोई इतना इस मीटिंग के अंदर प्रोटोकॉल नहीं दिया। देखिए जितने मुसलमान मुल्क बैठे हुए थे वहां पे, वो सारे पाकिस्तान को पैसा वैसा देते हैं और वो सारे पाकिस्तान से अमीर है। पाकिस्तान बहुत गरीब मुल्क बन गया है, कर्जे पे कर्जा ले रहा है, बेड़ा गर्क हो गया मईशत का, और करने वाले यही सारे लोग हैं। नाज़रीन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यह है कि मीडिया से यह पता चलता है कि एक एक खबर, एक एक तस्वीर और एक एक टिक्कर या एक एक सोशल मीडिया की पोस्ट जो अमेरिका से आ रही है शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान, वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की छाननी में से गुजर के मीडिया पे जा रही है। पाकिस्तान का जो रवायती मीडिया है उसको इतनी सी भी इजाजत नहीं है कि किसी खबर को मर्जी के बगैर चलाए, बल्कि एक एक खबर को अप्रूवल मिल रही है तो वो खबर चल रही है। ये इतने मोहतात हैं इस मामले में, और एस्टेब्लिशमेंट पूरा ओन कर रही है कि जनाब कुछ भी हो जाए, हमने ये दौरा कामयाब करके पाकिस्तान में दिखाना है। क्योंकि इनके पास एतमाद ही नहीं है। इन्हें लगता है कि ये अमेरिका के अंदर एक कामयाब दौरा शो करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान में सरमायाकारी आ जाएगी। कख नहीं आना। जब तक ये नकम्मे और नालायक बैठे हैं ना पाकिस्तान में, जाली हुकूमत बैठी हुई है, और जब तक जबरदस्ती का इक्तदार मुसल्लत किया हुआ है, जब तक इक्तदार का हवस पाकिस्तान में जुल्म और जबर जारी रखे हुए, तब तक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आनी। जो मर्जी कर लें, उल्टे लटक जाएं, ये इन्वेस्टमेंट तरीके साहब को छोड़ा था, उन लोगों ने भी अपनी एक कमेटी बनाई हुई है। तो इन लोगों ने भी रद्द-ए-अमल दिया। इन्होंने कहा जी बड़ा खुश आइंदा, बड़ी अच्छी बात है, खैर मकदम करते हैं इसका, लेकिन फौरी तौर पे हुकूमत खैर सगाली के तौर पे जो कोट लखपत जेल के अंदर बेगुनाह कैदी हैं उन्हें छोड़ दे। तो जो अडियाला के अंदर कैदी है वो गुनाहगार है। इमरान खान की अहलिया और इमरान खान गुनाहगार है। इमरान खान की बीवी का कसूर सिर्फ इतना है ना कि वो इमरान खान की बीवी है, और क्या कसूर है? ना उसने कभी सियासत की, ना उसका किसी और चीज से ताल्लुक है। मैं आपको गारंटी करता हूं कि जितने तोहफे नवाज शरीफ की बीवी ने उठाए हैं तोशा खाना से, इमरान खान की बीवी ने उससे आधे भी नहीं उठाए होंगे। बेशुमार और वज़ीर आज़म है जिनकी बीवियां तोहफे उठाती नहीं तोशा खाना से और पैसे जमा करवाते रहे, और तोहफे आज कहां है तोशा खाना वाले, किसी को पता ही नहीं है। आज तक किसी सियासतदान से नहीं पूछा गया कि वो जो तूने तोहफा लिया था तोशा खाना से वो किधर गया। नवाज शरीफ की एक गाड़ी तो मेरे जानने वाले ने खरीदी हुई है, ये तोशा खाना वाली गाड़ी है, बाहर से आई थी। तो ये अजीबोगरीब किस्म की नाज़रीन ये कहानियां इनकी, और अजीबोगरीब किस्म के जाली केसेस हैं। लेकिन शहबाज शरीफ ने कहा जी मुज़ाकरात की पेशकश, उन्होंने कहा जी करते हैं बिल्कुल मुज़ाकरात। तो नेशनल डायलॉग कमेटी नॉर्मली ये हुकूमत की सिमत में ही रहती है, ये एस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा लड़ नहीं पाई। ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़्यादा बड़ी कुर्बानी नहीं दी। फवाद चौधरी गो के गिरफ्तार रहे, लेकिन इन्होंने बहुत शुरू में सरेंडर कर दिया था। इन लोगों ने जब 9 मई हुआ उसके बाद ये नहीं खड़े हो पाए। सारे लोग नहीं हो पाते, ये मैं इनको कसूर भी नहीं देता। जो लोग नहीं खड़े हो पाए वो नहीं हो पाए, जो खड़े हो पाए वो हो पाए। ये तो अपनी अपनी इस्तात की बात है ना, अपनी अपनी हिम्मत की बात है, अपने अपने सियासत के बारे में सोचने की और अपने अपने अंदाज की बात है। कुछ लोगों को यह भी लगा कि इमरान खान की कहानी अब खत्म हो गई, बस अब इमरान खान किस्सा पारीना हो गया, ठीक है जान छुड़ाओ। लेकिन जब वक्त के साथ साथ उन्होंने देखा कि इमरान खान तो भाई सियासी तौर पे एक अबदी हैसियत हासिल करता जा रहा है पाकिस्तान की सियासत में, तो उन्होंने कहा जी वापस पीटीआई को जेल में बंद किया हुआ है और हर वो कानून साजी करते जा रहे हैं जिससे इमरान खान साहब को लंबे अरसे तक जेल में बंद रखा जा सके। और अब तो उनके वजीर खुल खुलाकर इमरान खान साहब को कत्ल करने की धमकियां भी देना शुरू हो गए।
जैसा कि हनीफ अब्बासी साहब ने, जो रेलवे के वजीर है, उन्होंने हाल ही में एक धमकी दी है बड़ी खौफनाक कि वक्त से पहले इमरान खान साहब की फातिहा पढ़ ली जाएगी अगर ये रवैये ना तब्दील किए गए तो नाजरीन इस पे जो है वो बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया सीएम अफरीदी, सुहेल अफरीदी साहब ने। उन्होंने कहा जी कि ये ज्यादती है और इस पे हमारा बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। ये हमारी पख्तूनों की और कबायली रवायात को रौंदा जा रहा है। हमने उन्हें बुलाया था और वो आए थे हमारी दावत के ऊपर, 2 लोग पीटीएम के, और उनका गायब हो जाना, इसका बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा, ये जनाब उन्होंने कहा। अच्छा, एक और प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और ये प्रोपेगेंडा कुछ साबिक वजीर आला गड्डापुर के साथ मुंसलिक कुछ सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, वो कल से एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि सुहेल अफरीदी फैसल करीम कुंडी जो कि गवर्नर है पीपल्स पार्टी का वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में, उसको नई गाड़ी लेकर दे रहा है और पेपर भी लगाया हुआ था एक। तो एक्चुअली अब सुहेल अफरीदी ने क्लियर किया कि ये गड्डापुर साहब के दौर की समरी थी और मैंने इसको मुस्तरद कर दिया। यानी वो जो गंडापुर साहब के लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि सुहेल अफरीदी ने तो इमरान खान को छुड़वाना था, जनाब ये तो अब गाड़ियां लेकर दे रहा है, तो इस किस्म का प्रोपेगेंडा कुछ ऐसे अकाउंट्स कर रहे थे जो गंडापुर के साथ मुंसलिक है। अब वो जो अकाउंट है वो खुलकर सामने आ गए। मैंने को बताया था कि सुहेल अफरीदी के खिलाफ पार्टी के अंदर से बड़ी साजिश होनी है। आजकल बड़ी गेम तैयार की जा रही है, बंदे तैयार हो रहे हैं कि सुहेल अफरीदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा बड़ा करना कैसे है। तो मैं अब इतना ही आपको कहूंगा, ज्यादा बात मैं आपके सामने नहीं करता, कि गंडापुर साहब से मुंसलिक ये सोशल मीडिया के अकाउंट्स थे, वो हमेशा उनकी तारीफें करते हैं, उन्होंने ये इल्जाम लगाया था। तो दूसरी जानिब से जवाब ये आया कि ये गंडापुर साहब के दौर में ही गाड़ी दी जा रही थी, हमने इसको मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन, बैनुल अक़वामी मीडिया ने कैसे रिपोर्ट किया एक्सटेंशन के मामले को और ये इस्तिस्ना के मामले को, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने तो इसको ऐसे रिपोर्ट किया जैसे रिपोर्ट ही नहीं किया। मीडिया बात करता है कि जरदारी को ताहयात इस्तिस्ना क्यों मिल रहा है। मीडिया बात करता है कि जनाब ये अदलिया के साथ क्या हो गया, अदलिया को तबाह बर्बाद कर दिया। इन चीज़ों में बात करता है। 243 पर बात करने की किसी मीडिया वाले को इजाज़त नहीं है, खुलकर इस पर बात ही नहीं कर सकते। आर्मी चीफ को जो चीज़ें मिल गई हैं, इसके ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त पंफलेट जारी किया गया है सोशल मीडिया पे और इसके अंदर सारी तफसीलात हैं। जो चीज़ें मिली हैं वो क्या है। 27वीं गैर आईनी तरमीम फर्द वाहिद का बिला एहतसाब मुतलक इक़्तिदार और इख्तियार। आइंदा आने वाले आर्मी चीफ के लिए जो मुमकिन अहदाफ होंगे वो क्या किया करेगा जब नया आर्मी चीफ आया करेगा। वो माजी के 3 साल के बरक्स आर्मी चीफ का ओहदा 5 साल का हो जाएगा। एक तो उसको ये फ़ायदा होगा। इसके बाद एक्सटेंशन की सियासी तगोदो से बचने के लिए वो खित्ते में एक नई जंग छेड़ेगा और फील्ड मार्शल बनने के बाद अपने मरते दम तक के लिए ये ओहदा लेकर ताहयात अमर हो जाएगा। इसके उसको फायदे क्या होंगे। नंबर 1, उसका ओहदा ताहयात रहेगा। नंबर 2, ताहयात उसको मुराद मिलती रहेंगी। नंबर 3, ओहदे से बरतरफी तकरीबन नामुमकिन हद तक मुश्किल हो जाएगी। और नंबर 4, मुसल्लह अफवाज पर फील्ड मार्शल का मुकम्मल कंट्रोल हो जाएगा। नंबर 5, ताहयात इस्तिस्ना उसे मिल जाएगा, यानी मावरा अदालत कत्ल किया जाए, जबरी गुमशुदगियां की जाएं, करप्शन समेत हर किस्म की लाकानूनियत पर एहतसाब नामुमकिन हो जाएगा और बरतरफी का तरीक़ाकार सदर के मुआखजे की तरह का इम्पीचमेंट जैसे सदर की जाती है उस तरीके पर इन्होंने इस्तवार कर दिया है। यानी पाकिस्तान की 78 साल तारीख में आज तक तो ये नहीं हो सका, तो जो कौम मिलकर या जो मुल्क एक सदर को नहीं आज तक मुआखजा कर सका, वो एक आर्मी चीफ का मुआखजा क्या करेगा। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। और ओहदे से बरतरफी के लिए दोनों ऐवानों की 2/3 अक्सरियत दरकार होगी, जो कभी भी किसी भी जमात को नहीं लेने दी जाएगी। ये तो एस्टेब्लिशमेंट ने अब सोच रखा है। तो नाज़रीन, बैनुल अक़वामी मीडिया इसे कैसे रिपोर्ट करे, तो हमारा मीडिया तो ऐसे रिपोर्ट कर रहा है ना। बैनुल अक़वामी मीडिया इसको लाइफ एक्सटेंशन, लाइफ इम्यूनिटी का नाम दे रहा है। आप बैनुल अक़वामी मीडिया निकालें, जो पाकिस्तान के अंदर 27वीं आईनी तरमीम हुई है, जहां पे भी आप पढ़ेंगे तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि एक्चुअल तो रिपोर्टिंग वो कर रहे हैं कि हमने कैसे अपने आइन को दफन कर दिया, तबाह बर्बाद करके रख दिया। वो पीटीआई वालों ने चाहे मजाक में किया हो, लेकिन जो उन्होंने एक पंफलेट निकाला ना आइन की ताज़ियत के लिए, वो बिल्कुल दुरुस्त है कि इस तारीख को आइन का इंतकाल हो गया और वजह जो है वो खौफ इमरान खान, जिसकी वजह से आइन का इंतकाल हुआ है। अब नाज़रीन, एक और जो डेवलपमेंट है वो मैं आपके सामने रखता हूं। फिर एक कॉलम अंसार अब्बासी साहब ने लिखा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें मेरा भी तस्करा उन्होंने नाम लिए बगैर किया है। तो इसमें ना पाकिस्तान ने अमली तौर पे अब ये फैसला कर लिया है कि वो अफगानिस्तान के ऊपर एक हमला करेगा। ये खबर मैं आप आज दे रहा हूँ।
आज 13 तारीख है नवंबर की, और मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर एक हमला करेगा। ये फैसला पाकिस्तान ने कर लिया है और इससे अमेरिका को बड़ी खुशी हासिल होगी। वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला के बयान छोटे मोटे आ चुके हैं और फील्ड मार्शल और जो इदारा है वो अपनी नीयत पहले ही शो कर चुका है। और ये एक मुख्तसर जंग रहेगी या लंबी हो जाएगी, इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है। पाकिस्तान को सूट करती है एक मुख्तसर जंग, क्योंकि अफगानिस्तान के पास रवायती जंग लड़ने का कोई साजो सामान नहीं है। ना उनके पास एयरफोर्स है, ना उनके पास जदीद मिसाइल सिस्टम्स हैं कि वो पाकिस्तानी फौज का मुकाबला कर सकें। लेकिन लंबी जंग के अंदर, गुरीला जंग के अंदर वो इंटरनल नुकसान कर सकते हैं, अंदरूनी नुकसान कर सकते हैं, जो उनका एक पुराना तरीकाकार है। जैसे वो नेटो के साथ लड़े हैं बड़ा लंबा अरसा, तो क्या वो सालों तक इसको खींच लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर वो इसको सालों तक नहीं खींचते लड़ाई को, तो उसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अमेरिका बीच में पड़ जाएगा और चाइना बीच में पड़ जाएगा। चाइना को पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग इस वक्त सूट नहीं करती, और ना ही रशिया ये चाहेगा कि यहाँ पे एक नई जंग लग जाए। तो अफगानिस्तान को कोई सपोर्ट एज सच मुझे नहीं लगता कि चाइना या रशिया के अलावा कहीं से मिलेगी, क्योंकि अमेरिकन तो वैसे ही उनसे बग्राम एयरबेस मांग रहे हैं। अगर वो उन्हें वो एयरबेस दे देते हैं तो शायद पाकिस्तान के जो भारी हथियार हैं उनसे वो बच पाए। लेकिन अब पाकिस्तान का इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, पाकिस्तान कोशिश ये करेगा कि दहशतगर्दी जो अफगानिस्तान से आ रही है, इंडिया उसको स्पॉन्सर कर रहा है बकौल पाकिस्तानी गवर्नमेंट के, उसको रोका जाए बॉर्डर से उस तरफ, वो इधर ना आए। ये पाकिस्तान की कोशिश होगी कि ये होना चाहिए। दूसरा, पाकिस्तान की कोशिश होगी एस्टेब्लिशमेंट की कि अमेरिका को किसी तरह हम राज़ी कर लें, अमेरिका हमसे खुश हो जाए। लेकिन जो अफगानों का लड़ाई का तरीका है वो बड़ा खौफनाक है। वो फिर लंबे अरसे तक कोई ना कोई चीज़ करते रहते हैं। तो पाकिस्तान ने कोई फतह तो करना नहीं है अफगानिस्तान का कोई इलाका, ऐसा सच तो हमारी नीयत है नहीं, और ना हम कोई उनके इलाके छीनना चाहते हैं। ऐसी भी कोई पाकिस्तान की जानिब से कोई स्टेटमेंट या कोई चीज़ ऐसी भी सामने नहीं आई। तो ना फतह अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर किसी इलाके को करना है। होगा ये कि दोनों ममालिक का नुकसान होगा और काफ़ी नुकसान हो जाएगा इस एडवेंचर के नतीजे में, और भारत भी पाकिस्तान के साथ इस बीच में शरारत कर सकता है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान जो है वो दोनों सरहदों पे एक साथ लड़ने के लिए तैयार है, भारत से भी लड़ लेगा और अफगानिस्तान से भी लड़ लेगा। क्या हमारी इकॉनमी इसकी इजाज़त देती है? एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पे हमला ये कहते हुए करता है कि वहाँ पे वो दहशतगर्द हैं जो हमारी सरजमीन पे अटैक करते हैं। तो इंडिया को भी फिर जवाब मिल जाता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला ये कहते हुए करता है कि वहाँ पे जो दहशतगर्द हैं वो हमारी सरजमीन पे हमला करते हैं। ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इंटरनेशनल तनाजुर में मैं इसके अंदर सही गलत की बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान ये कहता है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं तो हमने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर देना है। इंडिया ये कहता है पाकिस्तान से दहशतगर्दी आती है तो हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देना है। तो अगर आप एक जवाब को दुरुस्त समझेंगे तो दूसरे को भी फिर आपको दुरुस्त समझना पड़ेगा। और इंडिया में दहशतगर्दी बहुत थोड़ी होती है, पाकिस्तान में तो दहशतगर्दी के वाकयात तवातर के साथ और बहुत ज्यादा होते हैं जो बड़े अफसोसनाक है। तो नाजरीन, ये देखते हैं कि इसमें क्या होता है। लेकिन अब जरा आ जाए कॉलम की तरफ जो मैंने आपको तस्करा किया था। अंसार अब्बासी साहब ने एक और कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की है कि आप सरेंडर करें, आपकी ये पॉलिसी गलत है। ये जो आपने फैसला किया टक्कर लेने का, या आप टक्कर के लोग जो इस किस्म की बात हुई थी उससे आप मुतासिर हो गए और उसके बाद आपने जो है वो एक टकराव की पॉलिसी इख्तियार कर ली, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या मिला? आपकी मकबूलियत होने के बावजूद आपको कबूलियत नहीं मिली, और आपने जो तसादुम हुआ, जो एक नफ़रत को हवा दी गई और जो सोशल मीडिया के ऊपर नफ़रत फैली, तो इससे पीटीआई तबाह बर्बाद हो गई। इमरान खान साहब अपना मौक़िफ़ तब्दील करें, नॉर्मल किस्म की सियासत जो बाकी जमातें करती हैं उस तरह करें और फिर अपने लिए रास्ता बनाएं। तो अंसार अब्बासी साहब ये बातें कर रहे हैं। देखिए, मैंने ना अंसार अब्बासी साहब के कॉलम में, क्योंकि उन्होंने मेरे एक जुमले का तस्करा किया कि उन्होंने मेरी तकरीर से, इमरान खान साहब ने मेरे मौक़िफ़ से मुतासिर होके ये वाली पॉलिसी अपना ली। तो अब्बासी साहब, इमरान खान लीडर है, वो नवाज शरीफ साहब की तरह नहीं है कि आप लोगों से मशवरा करके वो अपनी कोई ओपिनियन बना लेते हैं। मियाँ साहब, इमरान खान को अपनी ओपिनियन बनाने के लिए किसी दानिश्वर की, किसी तकरीर करने वाले की, किसी मोटिवेशनल